चले। और मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोगों ने विचार किया है एनसीईआरटी बुक्स को लेकर के कि 11th है 12th है कि जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको बढ़िया से एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से हम लोग व्याख्या सहित इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो पहला लेसन आपका है कि 11th क्लास की अगर बुक देखें, जो कि बुक का नाम है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल से संबंध में है और उसी से रिलेटेड ही आपका पूरा का पूरा अध्ययन हम लोगों को करना है। तो बच्चों, इसमें जो पहला लेसन आपका आया है उसका नाम है कि पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से रिलेटेड है और इसी को पूरा का पूरा हम लोग बाकायदा इसको पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है और उसके विकास की पूरी कहानी को हम लोग पूरा डिटेल हम लोगों को पढ़ना है। अब देखिए, जो इस अध्ययन का है या यह जो चैप्टर है जो हम लोग अध्ययन करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ के बारे में जानेंगे। जैसे आकाश में कुल तारों की संख्या कितनी है, कितने तारे हैं। और ऐसा अक्सर हम लोग छोटे जब थे तो गाना भी गाते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट टू आर अबाउट द व्हाट सो आई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो एक बचपन से ही टिमटिमाते तारों के बारे में जिज्ञासा बनी रहती थी, क्या चीज़ है। फिर बात आती है कि ये तारों का निर्माण कैसे हुआ है, किस तरह से तारे हमारे बने हैं। और फिर इसी के परिप्रेक्ष्य में आगे हम लोग जो पढ़ेंगे कि क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है। आकाश के उस पार अगर देखा जाए तो कौन है जो कि पहुंच सकता है। जैसा कि गाना भी है, इस पार तू है और उस पार मैं हूं, नदियां बीच में बहती हैं। तो मतलब क्या है कि एक हम लोग ये लोग देख रहे हैं, एक है वो लोग है, और बीच में आपका जो आकाश है तो उसके अंत तक यानी कैसे पहुंचा जाए। तो इसको भी जानने का हम लोग अध्ययन करें, इसमें देखेंगे हम लोग। और इस अध्याय में आप या जानेंगे टिमटिमाते छोटे तारे कैसे बने हैं, किस तरह से इनका लाइफ साइकिल कैसा है। और इसके साथ ही आप इसमें ये भी जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास की कहानी के बारे में हम लोग पूरा का पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इतने सारी चीज़ों के बारे में पूरा का पूरा हम लोगों को अध्ययन करना है, सारी चीज़ें। और जब हम लोग ये पूरा पढ़ लेंगे तो इसमें उन सबका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कि पृथ्वी की उत्पत्ति या इसकी जो उत्पत्ति जब हो रही है तो इसके उत्पत्ति के जो प्रमुख है प्रारंभिक सिद्धांत हैं। जैसे कि सिद्धांतों को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक है इनिशियल पॉइंट में जो सिद्धांत आते हैं वो, और एक आपके जो मॉडर्न युग के जो फाइनल सिद्धांत हैं वो। अब पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। मतलब देखिए, शुरुआत में है किसी ने सिद्धांत नहीं दिया था, हाइपोथेसिस दी थी, यानी उन लोगों के पास कोई इतना एविडेंस नहीं था। मतलब वो क्या है कि इसके बारे में यही से बताते थे कि हो सकता है मे भी ऐसा होगा, इस तरह से रहा होगा। इसी के बारे में हम लोगों को ये पूरा का पूरा पढ़ना रहता है। और इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जो दिया था सबसे पहले, वो जर्मनी के जो भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम क्या था बच्चों, इमैनुअल कांट। क्या नाम था, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट के बारे में देखा जाए बहुत सी कहानियां हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है और समझने का प्रयास भी किया है कि इमैनुअल कांट को आर्म चेयर की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है, आर्म चेयर। आर्म चेयर की इनको संज्ञा दी गई। क्यों आर्म चेयर की संज्ञा दी गई है, क्योंकि जो सोच थी बिल्कुल एक दार्शनिक की भांति हुआ करती थी। मतलब घर में ये एक काकी रूम में इस तरह से बैठते थे और बैठ करके घंटों पर उसके बारे में सोचते रहते थे। मतलब क्या है, एक आर्म चेयर यानी कुर्सी की भांति, यानी इस तरह से इनका ये जीवन यापन ये चला है। ये
तो इमैनुअल कांट हैं जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड जो अपनी परिकल्पनाएं देती हैं, प्रारंभिक और लोकप्रिय हैं। कहाँ के हैंगे? आपके जर्मनी से को रिलेटेड हैं। अब जो इमैनुअल कांट अपनी परिकल्पना बच्चों देखिए दे रहे हैं, ये क्या बताते हैं कि इन्होंने जो बताया था व्याव्य राशि परिकल्पना दिया था। क्वेश्चन भी आता है इसी में बच्चों कि कौन सी आती है? व्याव्य राशि। व्याव्य राशि परिकल्पना थी। तो किसकी है आपका? तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट के बारे में कहा जाता है कि एक तरफ ये बहुत बड़े टेरियोलॉजिस्ट भी थे। क्या थे? टेरियोलॉजिस्ट। टेरियोलॉजिस्ट थे ये। अब बात आती है कि सर ये भी बता दीजिए कि इसी क्रम में टेरियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? तो ऐसे व्यक्ति जिनकी ईश्वर में आस्था होती है तो उसी को टेरियोलॉजिस्ट कहा जाता है। दूसरी तरफ के न्यूटन से भी काफी ज्यादा प्रभावित थे। न्यूटन का भी इन पर काफी ज्यादा प्रभाव यानी कहा पड़ा है। ये शुद्ध प्रदेश क्वेश्चन आता है कि प्योर रीजन की संकल्पना किसने दी थी? तो शुद्ध प्रदेश की जो संकल्पना है किसकी है आपकी? ये यानी इमैनुअल कांट से ही कोरिलेटेड है। और टेरियोलॉजिस्ट होने के साथ साथ न्यूटन की विचारधारा से भी ये काफी ज्यादा प्रभावित थे और इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड जो व्याव्य राशि परिकल्पना दी है, इसी की आलोचना आगे चल करके किसने किया है? लाप्लास ने किया था। किसने किया था बच्चों? क्या नाम था उसका? लाप्लास महोदय ने। कब दिया था इन्होंने? 1796 ईस्वी में। और लाप्लास इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाते हैं कि आने वाले समय में 150 सालों तक इनकी कोई आलोचना नहीं कर पाया था। तो मतलब क्या है कि इनका जो मूल योगदान है कि निहारिका परिकल्पना जो थी, नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से इनको जाना जाता था, और ये किस पे आधारित था? तो उत्तर क्या होगा? संकुचन के सिद्धांत पे था। ये संकुचन के सिद्धांत पर ये आधारित था। ये अब इस ग्रह के बारे में क्या बताते हैं कि इस परिकल्पना का पूरा व्याख्या करते हुए ये बताने का प्रयास करते हैं बच्चों कि इस परिकल्पना के अनुसार जो भी ग्रह थे, ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। ये मतलब क्या है? ग्रह कैसे बने हैं? तो उत्तर देखिए क्या निकलता है कि ग्रहों का निर्माण जो है कैसे हो रहा है? धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के जो बादल थे उससे हुआ है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंध था। ये इस अवस्था से था, इस सूर्य की युवा अवस्था यानी एक घूर्णनशील निहारिका हुआ करती थी, और उसी निहारिका के द्वारा क्या हो रहा है कि ये हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति होती थी। निहारिका कैसी थी? तो इनके अनुसार क्या थी? ये गर्म अवस्था में थी। क्या सर ये गतिशील अवस्था में थी? तो इन्होंने माना था कि हाँ ये गतिशील अवस्था में थी। फिर इनका जो सिद्धांत था बच्चों संकुचन के सिद्धांत पे आधारित था। संकुचन का सिद्धांत का देखिए मतलब क्या था कि जब कोई भी वस्तु है, जब वो गर्म अवस्था में रहती है तो उसमें फैलाव यानी कण काफी दूर दूर रहते हैं एक दूसरे के, और जब ये धीरे धीरे ठंडी होती है तो ठंडी होकर के क्या होगा? संकुचित हो जाती है और एक दूसरे के कण जो होते हैं एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि जब इसका आकार छोटा होने लगा तो इसका घूर्णन क्या हो रहा था? काफी तेजी से होने लगा। और इस प्रकार है कि इनका जो सिद्धांत था ये कोणीय वेग कोणीय आवेग नियम के बिल्कुल अनुकूल था, और जो कि कांट का जस्ट इसका उल्टा हुआ करता था। बाद में देखिए क्या हुआ कि बाद में 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन, अमेरिका के जो भूगोल वैज्ञानिक हैं, ये चैम्बरलेन और मोल्टन नाम के जो भूगोलवेत्ता हैं, मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। मतलब देखिए क्या हुआ कि लाप्लास की जो परिकल्पना थी और कांट की जो परिकल्पना थी वो एक तारक सिद्धांत पे आधारित था, और वहीं पे बच्चों चैम्बरलिन की जो थी और मोल्टन की जो कि काणु परिकल्पना थी, तो ये क्या बताते हैं कि एक तारक नहीं बल्कि द्वितारक सिद्धांत पे आधारित था। यानी एक था आपका सूर्य एक तारा था, और दूसरा क्या था? एक अन्य है जो कि
भ्रमणशील तारा था जो कि सूर्य के काफी नजदीक यानी ये आया था। अब फिर देखिए आगे बोल्टन महोदय क्या बता रहे हैं इसी पे कि इस के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है यहाँ पे कि क्या घटना घटी है कि इसके परिणाम स्वरूप तारों के जो गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से जो सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। मतलब क्या हुआ, इसी ग्रहाणु परिकल्पना को आगे चल करके 1929 में जो है जेम्स जीन्स और डेवलप कर दिया, जेम्स जीन्स ने। अब ये डेवलप करके देखिए क्या बताते हैं कि ये सिगार की बात कर रहे हैं, ये की बात कर रहे हैं सिगार, फिलामेंट की बात करते हैं। यानी सिगार एक इसी प्रकार की आकृति थी जो कि किनारे वाला भाग कैसा था, संकुचन था, और बीच वाला भाग कैसा था, ये बिल्कुल ब्रॉड था ये। और इस प्रकार इसी सिगार से वो ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में पूरा का पूरा व्याख्या करते हैं। फिर बताते हैं क्या तारा जब सूर्य से काफी दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा। जब उससे काफी दूर चला गया तो सूर्य से जो निकला हुआ पदार्थ था चारों ओर, इसके क्या हुआ, वो घूमने लगा। इसको यानी छल्ले के रूप में ये जाने लगा। वही छल्ला क्या हो गया था कि आपका पृथ्वी का यानी रूप ले लिया या ग्रह का रूप ले लिया, तो घूमने लगा। और यही धीरे धीरे संघनित होकर के ग्रहों के रूप में ये परिवर्तित हो गए हैं। फिर और देखिए क्या बताते हैं कि पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हैरोल्ड जेफरी महोदय इनके साथी थे, जो कि आगे चल करके क्या बताते हैं कि एक तारा नहीं बल्कि क्या, दो तारा नहीं बल्कि 3 तारे थे ये। तो त्रिक तारे की बात आती है। सर हैरोल्ड जेफरी, ये भी इन्हीं के साथ काम किए थे जेम्स जीन्स। तो सर हैरोल्ड जेफरीज ने इस मत का समर्थन किया, और जब ये समर्थन कर दिया तो जेम्स जीन्स का जो ज्वारीय परिकल्पना है इसको काफी ज्यादा और ये बल मिलने लगा ये। यद्यपि कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं, और यही क्या कह रहा था आपका द्वैतारक यानी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। मतलब क्या हुआ, इसी को बाइनरी थ्योरम के नाम से जाना गया है। कि कुछ समय के बाद सूर्य के साथ ये माना गया जो सूर्य है वो, तो सूर्य के साथ एक और साथी तारे होने की बात मानते हैं, और यही परिकल्पना क्या कहलाती है आपकी, द्वितारक सिद्धांत या बाइनरी थ्योरी आता है क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। 1950 में फिर रूस के जो वैज्ञानिक आते हैं ऑटो स्मिथ, काफी महत्वपूर्ण नाम है, क्वेश्चन भी आते हैं इस पे, ऑटो स्मिथ व जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर, नाम इनका कार्ल वाइजास्कर। कैसे याद करना है, जास्कर नाम की श्रेणी है, कहां पर है, जास्कर नाम की श्रेणी है। तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग बच्चों कि ये जो पीओके एरिया है जम्मू कश्मीर, जिसे यानी लद्दाख के रूप में अब जाना जाता है, तो उस एरिया में आपका है जास्कर। और वो जो जास्कर है किस आकार का है, तो उत्तर क्या होगा, वाई आकार का है, तो क्या हो जाएगा, वाई जास्कर। ठीक, तो कार्ल वाई जास्कर और ऑटो स्मिथ दोनों ने मिलकर के निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया जिसमें विवरण भिन्न था, मतलब उसको और ज्यादा डेवलप कर दिया। तो किसने किसने किया था, रूस के ऑटो स्मिथ ने किया था और जर्मनी के कार्ल वाइजर ने ये किया था। और इसमें विवरण उससे क्या था, कुछ अलग हट करके ये बताने का प्रयास किया। अब इसी की जो व्याख्या करके बताते हैं कि इनका जो विचार था, इनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था। यानी सूर्य क्या था, एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन
और हीलियम, हाइड्रोजन के साथ साथ क्या है, हीलियम की बात करते हैं, और उसके साथ साथ है धूल कण इत्यादि थे। तो इन सब से यानी ये मिला हुआ बताते हैं कि कौन कौन बता रहे हैं, ऑटो स्मिथ। कौन कौन है बच्चों, तो उनका नाम क्या है, ऑटो स्मिथ और कार्ल वाइजास्कर। क्या नाम है, कार्ल वाइजास्कर। वाइजास्कर कहाँ के थे ये, तो उत्तर क्या होगा, जर्मनी के थे। ऑटो स्मिथ कहाँ के थे, तो उत्तर क्या होगा, रूस के थे। तो ये क्या बताते हैं कि ऑटो स्मिथ और कार्ल वाइजास्कर बताते हैं कि सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ है, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से मिलकर के बना है। अब ये जो कण थे, इन कणों के घर्षण, जो कण थे इन कणों में क्या आपसी फ्रिक्शन हो रहा है एक दूसरे से। इस प्रकार दोनों जब टकराव होगा, कोलिजन हो रहा है, तो टकराने से आपसी घर्षण हुआ और घर्षण से एक चपटी तस्करी की आकृति के बादल का निर्माण हो रहा है और अभिवृद्धि एसरेशन प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण होता है। धीरे धीरे इसमें यानी एसरेशन हो रहा है, उसमें वृद्धि होती है और वृद्धि होने से क्या हो रहा है कि पृथ्वी की यानी उत्पत्ति यानी बता रहे हैं। तो मतलब देखिए क्या है कि ऑटो स्मिथ बताते हैं कि प्रारंभ में देखा जाए कि जो सौर निहारिका थी वो किससे घिरा हुआ था, हाइड्रोजन और हीलियम के और धूल कणों से घिरा हुआ था, और उसके जो कण थे आपस में एक दूसरे से कोलाइज किए हैं, टकराए हैं, और टकराने से क्या हो रहा वहां पर कि आपसी घर्षण हो रहा, घर्षण से विशाल मात्रा में ऊर्जा यानी क्रिएट होती है, और उसी से क्या हो रहा, चपटी तस्करी की आकृति के बादल का निर्माण होता, और उसी का जब अभिवृद्धि होता है, एसरेशन होता है, तो उसी के प्रक्रम के द्वारा ग्रहों का ये निर्माण ये होता है। तो इतनी बात ये बताते हैं ऑटो स्मिथ। अब देखिए अंत में क्या आ रहा है कि अंततो गत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। यानी प्रारंभिक दौर में देखा जाए पृथ्वी की उत्पत्ति ही नहीं बताया गया, बल्कि ग्रहों के बारे में बताया गया, और धीरे धीरे ग्रहों के साथ साथ हमारी गैलेक्सी की उत्पत्ति कैसे हो रही है, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हो रही है, इन सब के बारे में ये बात आती है। और यहीं से क्या हो जाता है कि आधुनिक सिद्धांत आ जाता है। ये क्या आता है, आधुनिक सिद्धांत। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि सिद्धांतों को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक जो होता आपका कि प्रारंभिक सिद्धांत, तो प्रारंभिक सिद्धांत में एक तारक और द्वितारक सिद्धांतों की बात करते हैं, जिसे इमैनुअल कांट, लाप्लास जैसे महोदय ने बात किया है। द्वितारक की बच्चों बात करते हैं तो इसमें ग्राणु परिकल्पना आती है, चैम्बरलिन और मोल्टन की आती है, जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना आती है, ऑटो स्मिथ की आपकी धूल कण परिकल्पना आती है। तो ये सब वैज्ञानिक थे जो कि क्या बताते हैं कि तारों के आधार पे कि तारों के आपसे कोलिजन से यानी क्या हो रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति। अब देखिए यहाँ से क्या है, आधुनिक सिद्धांत आता है। अब ये जो आधुनिक सिद्धांत है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। कि आधुनिक सिद्धांत देखिए क्या बता रहा बच्चों कि आधुनिक सिद्धांत या ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि आधुनिक में सबसे ज्यादा अगर मान्यता किसको मिली है तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग, बिग बैंग के नाम से इसको जाना जाता है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। यानी बिग बैंग को क्या नाम दिया गया है, विस्तारित ब्रह्मांड या एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी यानी इसी को कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि ये बताइए कि ब्रह्मांड का जो कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस है ये किससे संदर्भ में है, तो उत्तर क्या बताएंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति का जो आधुनिकतम सिद्धांत है उससे कोरिलेटेड है। अब इसमें देखिए कौन आते हैं, 1920 में जो सबसे पहला इसने प्रयास किया है एडविन हब्बल महोदय ने किया था। क्या नाम था, एडविन हब्बल, बब्बल नहीं कर देना है ना, हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। मतलब क्या हो रहा है
कि हब्बल महोदय बताते हैं कि प्रमाण देते हैं, प्रमाण के द्वारा ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्मांड का यानी क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है और समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं क्या हो रही, एक दूसरे से काफी दूर जा रही हैं। अब ये सब की बात बता रहे हैं, अब इन्होंने इसका प्रमाण दिया है। प्रमाण कैसे दिया है, एक गुब्बारा लिया है, एक गुब्बारे पर कुछ स्पॉट लगा दिए हैं, स्पॉट लगाने के बाद फिर उसको जब जैसे उसमें एयर भरे हैं तो क्या हो रहा है कि स्पॉट यानी एक दूसरे से क्या हो रहा है, उसका यानी दूरियां यानी बढ़ती चली जा रही है। तो इस तरह से बताते हैं कि कैसे हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और हमारे ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये जैसा कि देखिए एग्जाम्पल भी दिए हैं इनका कि एक गुब्बारा लें और उस पर कुछ निशान लगाएं जिसको आकाश गंगाएं मान लें। जब आप इस गुब्बारे को फुलाएं, गुब्बारे पर लगे ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते हैं, लेकिन आगे चल करके इनकी आलोचना भी की जाती है कि इस प्रकार आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार भी होगा। लेकिन ये भी देखिए बात किया जाए कि क्या ये बिल्कुल 100% सही है, तो उत्तर आएगा सर बिल्कुल नहीं सही है। क्यों? कि जैसे जैसे बॉलून को आप फुलाएंगे वैसे वैसे स्पॉट का आकार भी तो बढ़ेगा, तो दूरियां कहाँ बढ़ी फिर ये, तो इसीलिए वजह से इसकी ये आलोचना भी आता है आगे चल करके है। यद्यपि आप यहाँ पाएंगे कि जो गुब्बारा हम लोग लिए थे कि गुब्बारे पर लगे जो चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ जा रहे हैं, जबकि यह तथ्य अनुरूप के बिल्कुल उसके अनुकूल नहीं था ये। तो फिर इसके बाद देखिए क्या हुआ कि वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, बिल्कुल सही है, परंतु प्रेक्षण आकाश गंगाओं के विस्तारित को सिद्ध नहीं करते हैं। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही यानी सत्य माना जाता है, पूर्ण रूप से यानी इसको बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। तो इस प्रकार हब्बल की विचारधारा क्या है, कोई ज़्यादा उस तरह से बात उस पर नहीं रखी गई है। अब देखिए इसी में क्या है कि बिग बैंग थ्योरी आती है। बिग बैंग थ्योरी आपका आया, तो बिग बैंग थ्योरी है क्या चीज़, तो जॉर्ज लेमेंटेयर जो भूगोलवेत्ता थे उन्हीं के द्वारा ये सिद्धांत दिया है बिग बैंग। तो बिग बैंग और कुछ नहीं है, सभी जो आधुनिक सिद्धांत थे वो और जो प्रारंभिक सिद्धांत थे वो दोनों को जब आपस में मिला दिया जाता है तो उसी को नाम दे दिया जाता है बिग बैंग थ्योरी। अब यहाँ पे देखिए क्या बताते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। अब कैसे कैसे हुआ, पहली अवस्था देखते हैं कि आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। यानी शुरुआती देखिए क्या बताते हैं कि प्रारंभ में कि जो भी आपके ब्रह्मांड के बना हुआ है ये क्या एक छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में इस तरह से ये विस्तृत है। मतलब क्या है कि जैसे इस प्रकार देखा जाए ये आपके ऐसे यानी एकाकी गोलक के रूप में ऐसे बने हुए थे ये इस प्रकार ऐसे बने हुए थे गोलक के रूप में, यानी एक संगणित के रूप में हो रहे थे। अब आगे बताते हैं कि जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था, यानी यहाँ पर जब एक संकेंद्रण के रूप में था तो आयतन क्या था, प्रारंभिक रूप में देखा जाए तो बहुत सूक्ष्म रूप में था और तापमान तथा घनत्व में अनंत था, यानी तापमान टेम्परेचर भी काफी ज्यादा था और इसका जो डेंसिटी थी घनत्व वो भी काफी ज्यादा था, यानी दोनों आपके साथ ही है प्रारंभिक अवस्था में दोनों के दोनों यानी वृद्धि यानी हुआ था। तो ये यानी किसकी पहले और दूसरे यानी ये आपका आ गया ए पॉइंट है इससे रिलेटेड। फिर देखिए आगे देखिए जॉर्ज लेमेंटेयर क्या बताते हैं इसी में, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ है। यानी अचानक क्या हो रहा है वहां पे कि जो हमारा एक रूप में संकेंद्रण था यहाँ पे यहीं पे संघनन के रूप में था, यहाँ पर क्या हो रहा है विस्फोट होता है। क्या होता है बच्चों, विस्फोट होता है। और विस्फोट से क्या हो रहा है कि विस्फोट से इस प्रकार का विस्फोट प्रक्रिया से बृहद विस्तार हुआ और वैज्ञानिकों का यह विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से कितने साल पहले हुई है, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग, 13.7 अरब वर्ष।
बिग बैंग की जो थ्योरी की घटना है हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड, आज से कब है 13.7 अरब वर्ष, इतना यानी ये पहले हुआ था। और ब्रह्मांड का विस्तार क्या है, आज भी हो रहा है, यानी रुका नहीं है ये, पहले भी हो रहा था, बढ़ रहा था, आज भी क्या हो रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई और विस्फोट बिग बैंग के बाद 1 सेकंड में अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। यानी धीरे धीरे जब विस्फोट हो रहा है तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि यानी यहाँ से आप देखेंगे कि इसका ऐसे विस्तार होता चला जाएगा, और आगे देखेंगे तो इसका विस्तार ऐसे और ज़्यादा होता चला जाएगा, यहाँ देखेंगे तो और ज़्यादा ऐसे विस्तार होता चला जाएगा। तो इस तरह से देखिए क्या, पहले ब्रह्मांड आपका एक संगणन के रूप में था, धीरे धीरे ब्रह्मांड क्या हो रहा कि आपका ऐसे विस्तृत रूप होता चला गया, और यहाँ पे देखा जाए ब्रह्मांड आपका और ज़्यादा हो रहा है, इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है ये। और इसके बाद देखा जाए अंत में ब्रह्मांड है आपका विस्तृत होकर के ऐसे यानी एक बड़ा रूप ले लिया है ये। और इसके साथ साथ देखिए और क्या बताते हैं कि इसके बीच में जो बने हुए गैलेक्सियां थी उनके बीच की दूरी बच्चों क्या हो रही थी, वो बढ़ती चली जा रही थी, है ना। गैलेक्सियों की बात करें यहाँ पे तो गैलेक्सियों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है, मतलब यहीं से देखा जाए तो आप देखेंगे कि ऐसे यहाँ पे ऐसे गैलेक्सियां है, ये गुणनशील ऐसे गैलेक्सियां, यहाँ पे देखिए गैलेक्सी वही है लेकिन दूरी देखिए क्या होगा, पहले की अपेक्षा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए गैलेक्सी है वही है लेकिन दूरी क्या हो जा रही है, और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है वैसे वैसे गैलेक्सियों के बीच की दूरी भी यानी बढ़ती चली जा रही थी। ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ से लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, इस प्रकार यानी हम लोग पाते हैं इसकी उत्पत्ति विस्तार कैसे हो रहा है। फिर इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, इसके बाद कहानी यही नहीं रुकी, आगे चली और बहुत दूर तक गई। फिर इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई, जो डेवलप हो रहा था वो पहले शुरुआत में बहुत तेजी से हुआ लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये धीमा पड़ गया। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हो रहा है। 3 मिनट के बाद जैसे बिग बैंग हुआ तो वहां पे क्या है, छोटे परमाणु का निर्माण हो रहा है। फिर बताते हैं कि बिग बैंग के 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया था। मतलब जब 3 लाख वर्षों तक क्या हो रहा, टेम्परेचर में काफी तेजी से गिरावट यानी दर्ज की गई थी। और कितना गिरा था, 4500 केल्विन के आसपास ये नीचे गिर गया है। फिर इसके निर्माण का आरंभ हुआ और तारों का जो केल्विन तक गिर गया। और इसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं हम लोग कि इसके बाद हुआ कि और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। इस प्रकार पहले एक छोटे से परमाणु के रूप में है, फिर परमाणुकरण पदार्थ का निर्माण हुआ और फिर ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया था ये। फिर बताया जाता है कि ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार होना। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो अर्थ क्या बताएंगे कि ब्रह्मांड के विस्तार का जो अर्थ है क्या है, आकाश गंगाओं के बीच की यानी दूरी यानी बढ़ती चली जा रही है। अब इसी में देखिए कुछ भूगोलवेत्ता हैं जैसे हॉयल है आपके, हॉयल तथा लिलिटन जैसे भूगोलवेत्ता थे। इनका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया गया। मतलब क्या है कि शुरुआती तौर में ब्रह्मांड का विस्तार बहुत तीव्र गति से हुआ और बाद में क्या हो रहा है कि इसका जो विस्तार हो रहा है वो धीमी गति से होना, और यही जो धीमी गति से होना इसी को जो नाम दिया गया था कि स्टेडी स्टेट
कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो उत्तर क्या आएगा आपका? हॉयल ने दिया था ये। इसी को क्या कहा जाता है? स्थिर अवस्था संकल्पना कहा जाता है इसी को। और इसके बाद आगे चले हम लोग कि इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक जैसा ही रहा है। तो स्थिर संकल्पना सिद्धांत जो हॉयल महोदय जो बता रहे हैं, ये देखिए क्या बताते हैं हॉयल महोदय कि प्रत्येक अवस्था में देखा जाए इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय एक ही जैसा रहा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत को ही यानी पक्षधर है। तो इस तरह से देखिए क्या हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड यानी दो सिद्धांत आए आधुनिक में, जो बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसी में एक था आपका स्प्रेड थ्योरी था और दूसरा था स्टेडी यूनिवर्स थ्योरी था। तो स्प्रेड थ्योरी के अनुसार यानी इसका विस्तार हो रहा है, उस पर क्या हो रहा है आपका स्थिर अवस्था में है। और दोनों में से चूज देखा जाता है किसको ज़्यादा मान्यता मिली है, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग कि आज भी यानी ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा था। इस प्रकार यानी हम लोगों ने देखा गैलेक्सी की उत्पत्ति कैसे हुई है और गैलेक्सी है क्या चीज़ आपस में, तो तारों का जो विशाल समूह होता है उसी को गैलेक्सी यानी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए जो इसी में आप लोग टॉपिक पढ़ना है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि तारों का निर्माण कैसे हो रहा है, उसकी पूरी की पूरी कहानी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसी को पढ़ेंगे। तो फिर मिलेंगे, धन्यवाद बेटा।